नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी मशीन टूटी लेकिन आस नहीं छूटी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों को बाहर निकालने का इंतजार अब और बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय और टनलिंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने कहा कि ऑगर मशीन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। अब कोई भी ऑगर मशीन नहीं होगी, उससे ड्रिलिंग संभव नहीं है। अब दूसरे विकल्प ही रास्ता बचे हैं, जिसमें वर्टिकल और दूसरे छोर से मैनुअल खुदाई का विकल्प है। यानी रेस्क्यू अभी लंबा खींचेगा और रेस्क्यू ऑपरेशन रुकने से चिंताएं भी लगातार बढ़ रही हैं। साथ ही विपक्ष ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि शासन प्रशासन में आपसी समन्वय न होने के चलते देरी हो रही है। जहां से शुरू हुए थे आज वहीं पर आ गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सुरंग से श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए सभी विकल्पों पर विचार भी हो रहा है। ड्रिलिंग में फंसे मशीन के ब्लेड को तेजी से काटने के लिए बैंगलोर से प्लाज्मा कटर को मंगाया जा रहा है और प्लाज्मा कटर से 1 घंटे में 4 मीटर टुकड़ा काटा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टनल के अंदर 3 मजदूरों की तबीयत भी बिगड़ गई है। डॉक्टर्स ने पाइप के जरिए जरूरी दवाएं दी हैं। तीनों मजदूरों को सिर दर्द, उल्टी और सीने में दर्द की शिकायत थी। हताश परेशान कुछ मजदूरों ने खाना भी खाना छोड़ दिया है। सुबह से मजदूरों ने खाना नहीं खाया। बार बार मशीन खराब होने से मजदूरों की टेंशन भी बढ़ रही है। परिजनों से बातचीत में कुछ मजदूर भावुक हो गए। वहीं तत्काल ही 3 मनोचिकित्सक मौके पर भेजे गए, जो अब मजदूरों से बात करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूँकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे। लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकल रही है। 25 मीटर से ज़्यादा है, तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरबियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है। मैंने कुछ बात की, सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए। हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, तो सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है। वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। तो हम भी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो। और आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है सभी का यहाँ पर, और मैं ये जानता हूँ कि आप लोग भी कठिन परिस्थिति में यहाँ पर लगातार पिछले जिस दिन से ये आपदा की स्थिति बनी है, आप सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी को दिखा भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियाँ, सारे लोग अपने फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से, मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। सभी एजेंसियां भी सहयोग। Everyone is well, everyone is fed, everyone has medicine, everyone has water. What do you mean? So did you tell them first? Auger is destroyed. What do you mean to say auger is finished? Auger is broken. Broken. Yeah, broken. Totally machine has broken now? Yeah, the machine is busted. Sir, the auger will be repaired or not?
No, it's irreparable. It is destructive. No more work from No more auger. work from auger. Only drilling. No more drilling from auger. Pushing, you will use auger. I can't. Can I look Okay, sir. Any new machine is Let him coming? go. Let him go. Can Let him I, go. please, my friends, I must go because I'm helping with the decision, okay? Last question. So one New machine is coming or not? Yeah, so there won't be a new organ. There will not be a new organ. Sir, that's what one clarification. Can I just, no, let me say, the auger has failed now 4 times. Enough. The mountain has told us it's failed 4 times. So, okay? We hear you. Okay, in that only one doubt. So- Drilling you won't use for auger, but pushing still you will use only auger, right? We will use, we're developing, it's like, there's an old English saying, when the only tool you have is a hammer, every problem is a nail. Sir, if auger is broken, every- so what so- is currently going on? So, if And what is so, the so the auger has been able to build a tunnel a long way, but not quite far enough. And so, if we're able to do what we have to do, then that may provide some opportunities. But this is why I'm going to the meeting now, so we can understand what is the situation, what's left of an auger that tried very hard, but I'm afraid not strong enough. So, sir, you are saying the So- auger work is over and you will be using. सिलकैट हादसे को आज 14वां दिन है। सरकार वापस से वहीं पे आकर खड़ी हो गई कि जहां से शुरुआत की थी। क्या आपको मौके पर सभी विकल्पों की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? जब आप लगातार कई दिनों से देख रहे हैं कि मशीनें खराब हो रही हैं, तो आपको अगला विकल्प तैयार रखना चाहिए था। आप कब तक मजदूरों और मजदूरों के परिवार का जो है धैर्य की आप परीक्षा लेंगे? आप सब कुछ उन तक पहुंचा रहे हैं, दवाइयाँ, खाना, सब चीज़ें, लेकिन आप उन तक कब पहुंचेंगे या वो कब आकर के बाहर जो है बाहर की दुनिया देखेंगे? उनको आप किस बात की सज़ा दे रहे हैं? आपकी लापरवाहियों की सज़ा जो है वो मजदूर भुगत रहे हैं पिछले 14 दिन से। उनकी मनोस्थिति क्या होगी वो तो वो ही जाने, लेकिन आप कब तक जो है प्रयोग करते जाएंगे? कब उनको आप राहत देंगे? अभी भी सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द वो जो है इस पे ढंग से सोचे कि उनका प्लान बनाए कि किस तरह से उनको मजदूरों तक पहुंचने पे कामयाबी मिलेगी, क्योंकि अब 14 दिन बहुत ज़्यादा समय होता है। मेरे ख्याल से सरकार को जाग जाना चाहिए। अभी प्रभारी मंत्री जो है वहाँ पे गए थे मजदूरों को मिलने के लिए। जब वो मजदूरों को मिल करके बाहर आए तो जरा भी संजीदा गंभीर नहीं थे, बड़े हंस हंस करके बातें कर रहे थे और कहीं नहीं लग रहा था कि उनको जरा भी दुख उन मजदूरों के प्रति है, जो अपने आप में बहुत निंदनीय है। तो देखिए टेंशन अब बढ़ चुकी है क्योंकि रेस्क्यू में अभी और वक्त लगने वाला है। अंदर मजदूरों की तबीयत भी बिगड़ी है, मजदूरों का मनोबल लेकिन बरकरार है। लेकिन देखना होगा कि आखिर कब तक वो इस तरीके से अपने आप को बनाए रखते हैं, एक आस लगाए रखते हैं। आज इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। अलग अलग मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में विपिन खन्ना जी वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से हैं। हमारे साथ में पीसी थपलियाल साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूकेडी की ओर से, और ONGC डॉक्टर रवि मिश्रा हमारे साथ में हैं, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और आपको बता दें कि RP शुक्ला जी हमारे साथ में है, चीफ इंजीनियर हैं उत्तराखंड की ओर से। आगे और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी हम अपनी बातचीत को रखेंगे। फिलहाल विपिन खन्ना जी को जोड़ेंगे और मंजू त्रिपाठी जी अभी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, उनका भी बहुत स्वागत। तो आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। मंजू जी से ही शुरुआत कर लेते हैं। मंजू जी, विपक्ष कह रहा है कि तालमेल नहीं है प्रशासन में और सरकार के बीच, क्या वजह है? क्या ऐसी स्थितियों में भी ऐसी कोई बात होनी चाहिए? आपको लग रहा है कि सबसे पहली जो चीज जिस पर नजर होनी चाहिए, जिस पर ध्यान होना चाहिए, वो ये कि किस तरीके से मजदूर बाहर आ सकेंगे? जी बिल्कुल सही है, विपक्ष बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इन पे तालमेल बिल्कुल नहीं। आज आप देख लीजिए 12-13 दिन हो गए हैं। आप उन मजदूरों की मनोस्थिति सोचिए, उनके परिवार की हालत सोचिए, कितनी दयनीय स्थिति है सबकी। हर एक एक पल कैसे गुजर रहा है वो तो वही जानते हैं। वो बोलते हैं जाके पैर न पड़ी बीमारी, वो क्या जाने पीर पर आई। लेकिन आज उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया है इस घटना ने। यही क्या घटना, एक आपने देखा ही होगा कि इस घटना से पहले 20 करोड़ की डकैती पड़ गई, महामहिम राष्ट्रपति हमारे शहर में थी, उस दिन ऐसा हुआ। उसके बाद ये घटना आप देखिए, वो बोल रहे हैं ना, मैंने बार बार कहूंगी अंधेर नगरी चौपट राजा, वही हाल हो रहा है कि मतलब कोई एक्सपर्ट्स का सलाह नहीं लिया, क्या नहीं किया इन्होंने, जो है
किस तरह से खुदाई की, किस तरह से मतलब अंधेरे में तीर चलाया गया कि आज 41 मजदूर इतनी बुरी कंडीशन में हैं और इनको बार बार, और तब भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री जी, मैंने सुना एक दिन मजदूरों से बात करते हुए कह रहे जनरल साहब भी यहाँ हैं, प्रधानमंत्री ने, अरे भाई उनको जनरल साहब से क्या लेना देना है, उनके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, उन तक कितनी जल्दी आप पहुंच रहे हैं, उनको कितनी जल्दी राहत मिले, कितनी जल्दी वो बाहर आते, उनको उससे मतलब है। लेकिन इन लोगों को अपना खाली चेहरा दिखाने के, मीडिया में बने रहने की आदत है, वही ये कर रहे हैं। और जो जैसा हो रहा है आप देखिए, हर पल मतलब करीब आ रहे हैं, क्या खुदाई हो रही है, लग रहा है सब अनाड़ी पड़कर पान का काम हो रहा है और कुछ नहीं, मजदूरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस समय हम लोग भी भगवान करे, ईश्वर से प्रार्थना है कि कैसे भी भगवान ईश्वर कोई चमत्कार कर दे कि वो 41 लोग बाहर आए और अपने परिवार के साथ हैं। बिल्कुल, देखिए हर कोई यही चाहता है कि बस जिस तरीके से रेस्क्यू टीम्स लगी हुई हैं, इनका ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो, 41 जिंदगियां जो हैं वो खुले आसमान में, खुली हवा में सांस ले सकें, यही सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो है। लेकिन आप सबसे बात करेंगे, उससे पहले राजेश वर्मा जी का रुख कर लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं और खुद मौके स्थल पर मौजूद हैं, टनल के पास में ही है, उनसे जानते हैं कि ताज़ा अपडेट क्या है। इसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो बेहतर होगा। राजेश जी, आप सुन पा रहे हैं? राजेश जी, अभी तक आस थी कि जल्द से जल्द निकल आएंगे, लेकिन अब इंतजार बढ़ गया है। खुद पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस तरीके से कहा कि मशीन्स मंगाई जा रही हैं, मशीनें आएंगी, फिर मैनुअली खुदाई होगी, यानी वक्त जो है वो बहुत बढ़ने वाला है। 2 से 3 दिनों का और वक्त होगा। राजेश जी, राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, इंतजार जो है वो कहीं ना कहीं और बढ़ता हुआ ना। हाँ बोलिए, आवाज मिल पा रही है? जी बोलिए। बिल्कुल गरिमा, देखिए इंतजार जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज 14 दिन जो है वो हो चुके हैं दीपावली के दिन से लेकर आज तक की जो बात करें तो 41 जो श्रमिक हैं वो लगातार ज़िंदगी और मौत की जो जंग है वो इस टनल में लड़ रहे हैं। और हम एक बार टनल के बाहर का नज़ारा आपको दिखा देते हैं। सिलकारा टनल है, टनल के बाहर जो हैवी लोडेड जो मशीनें हैं उनको यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। देखिए, अब थोड़ी मशक्क़त और ज़्यादा युद्ध स्तर पर करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले जो है सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की और जिसपे ये साफ कर दिया कि अब जो है एक स्पेशल कटर जो है वो ड्रिल के लिए मंगवाया जा रहा है, जो हैदराबाद से आएगा। वो कल देर शाम तक जो है वो जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर पहुंचाया जाएगा सिलकारा टनल के पास। अब देखिए, जो ऑर्गन मशीन थी गरिमा, वो लगातार चल रही थी, लेकिन अब उसमें भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, यानी कि वो पूर्ण रूप से बंद हो गई है। अब ये बात ये भी है कि जो टनल में लगातार पाइप खिसकाने का काम ऑर्गन मशीन द्वारा किया जा रहा था, अभी फिलहाल वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि ऑर्गन मशीन से जब भी ड्रिल हो रही थी तो आगे टनल में जो है कहीं ना कहीं हैवी मलबा है, बड़े बड़े बोल्डर है, उसके साथ साथ जो है सरिये स्टील के पाइप है जिनको एयर कटर द्वारा जो है वो काटा जा रहा था। जो कड़ी मशक्कत जो है 2 से 3 दिन से हम लगातार देख रहे हैं, 36 घंटे से वही सिचुएशन जो है वो लगातार बनी है। लगभग जो है जो हम लोग पहुंचे हैं वो 45 से 46 मीटर पाइप के टनल में गए हैं। और आप ये देखिए, बड़ी बड़ी मशीनें जो है ये दोबारा रखी गई है, दोबारा बुलाई गई है, कहीं ना कहीं एक्टिविटी जो है वो दोबारा बढ़ चुकी है। और अब जो अनुमानित एक इसमें एक महत्वपूर्ण बात और बताऊंगा गरिमा की, क्योंकि जो भूविज्ञानिक अमेरिका से आए हैं आर रेनॉल्ड, उनका ये कहना था कि उन्होंने प्रेस कुछ पत्रकारों से वार्ता की और उसमें ये बोला है कि क्रिसमस यानी कि क्रिसमस से पहले खुशखबरी आ सकती है। तो गरिमा, दोनों बयानों पे बहुत फ़र्क है। सरकार का कहना कुछ और है, लेकिन जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो बाहर से आए हैं, जो भूविज्ञानिक है आर रेनॉल्ड, उनका ये बयान आया है, जो सूत्र बता रहे हैं, जो पत्रकारों से उन्होंने वार्ता की है कि क्रिसमस से पहले बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अभी ये काम जो है लंबा खिंच सकता है। अभी कोई राहत जो है अभी 41 श्रमिकों को जल्द से जल्द नहीं मिलने वाली। और लगातार प्रयास भले ही युद्ध स्तर पर किया जा रहा हो, हर एड़ी चौड़ी का जो जोड़ है वो लगाया जा रहा है। जो टनल के ऊपरी छोर की बात करूं तो मैं एक लईक अहमद जो हमारे कैमरामैन है उनसे कहूँगा कि टनल के जो ऊपरी छोर पर जो देख रही होंगी कि ये मशीन है, ये 82 से मशीन बुलाई गई है। 4 दिन पहले ये मशीन कल यहाँ पर पहुँची है और कल जो
अब इसको जो ऊपर से ऊपरी छोर से जो ड्रिल करने का काम है, मलबा हटाने का काम है, उसके लिए वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। देखिए बहुत हैवी लोडेड ये मशीन है और बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं कि अभी भी देखिए ऊपर की तरफ भी जो है इस जो एक्टिविटी है वो बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक मशीन के लिए रास्ता जो है वहाँ पर तैयार किया जा रहा था, क्योंकि तैयारी जो है क्योंकि हैवी लोडेड मशीन है तो वहाँ तक पहुँचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंजीनियरों के लिए, और वो अब उस लोकेशन तक वहाँ तक पहुँचा रहे हैं जहाँ पर मार्किंग की गई है, जहाँ पर रेड मार्किंग की गई है, कहाँ से ये ड्रिल करेगी और उसके बाद जो हैवी जो मलबा है टनल के अंदर उसको बाहर निकालने का ये काम करती है मशीन। देखिए इसमें भी अगर इसके काम को भी लेकर के बात करें तो इसमें भी 10 से 15 दिन इस प्रोसीजर में मिनिमम लग जाएंगे, जो जानकार बता रहे हैं। लेकिन देखिए जो उम्मीद थी कि शायद 10 से 12 घंटों में अभी तक कोई बेहतर रिजल्ट, ये जो सिलक्यारा टनल है इसका जो फ्रंट हिस्सा है यहाँ से निकल सकती थी, कुछ तस्वीरें जो है वो आ सकती थी, तो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें जो है उसमें समय लगेगा। जो सूत्र बता रहे हैं लगभग 3 से 4 दिन और लगने वाले हैं। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि कल के शाम जो कटर आएगा उसके बाद मैनुअली जो है टनल में काम किया जाएगा, क्योंकि ऑर्गन मशीन से अब काम नहीं किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों को बता दें कि ऑर्गन मशीन से अब काम नहीं होगा। जो हैदराबाद से कटर मंगाया जा रहा है जो कल देहरादून दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचेगा, उसके बाद उसको यहाँ टनल पर लाया जाएगा। उसके बाद जो है मैनुअली जो है उस मलबे को निकाला जाएगा, कटर द्वारा काटा जाएगा, क्योंकि उसकी जो वर्किंग है उसका काम करने का जो कटर से काम किया जा सकता है, तो लगभग 4 से 5 घंटों में लगभग 4 मीटर के लगभग वो कटर जो है वर्किंग कर पाएगा, क्योंकि वो स्थान बना पाएगा उस टनल के अंदर। क्योंकि बड़ा जो टास्क है वो इस समय जो एक्सपर्ट है उनके सामने बना हुआ है। पूरी तैयारी देखिए इससे पहले गरिमा कर ली गई थी, लेकिन अब जो है तैयारियां जो है लंबी लगती नज़र आ रही है, क्योंकि भले ही दावे किए जा रहे हैं कि जल्द आज निकाला जाए, कल निकाला जाए, हर किसी की उम्मीदें जो है इस टनल के बाहर लगी हैं। परिवार वाले जो है दिन रात यहाँ इस टनल के बाहर जो है टकटकी लगाए बैठे हैं। उनका सिर्फ एक टनल के बाहर यही इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई भी छोटा या बड़ा अधिकारी आए और वो ये बताए कि बस ये खुशखबरी जो है कुछ ही क्षणों में आने वाली है। लेकिन ये जो अंदेशा जो है वो हर बार लगाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कयास है वो धरातल पे अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रयास जो है वो अभी समय लगना जो है बाकी रखता है, क्योंकि अभी कोई उम्मीद नहीं है कि जल्द जो है इन श्रमिकों को जो है वो निकाल लिया जाएगा। गरिमा। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, आपके पास लौटेंगे उससे पहले अपने जो हमारे साथ में मेहमान बने हुए उनके पास एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। देखिए राजेश जी ने जो जानकारी दी है ये बहुत अहम हो जाती है। आरपी शुक्ला साहब हमारे साथ में जुड़े हुए चीफ इंजीनियर हैं उत्तराखंड से। आरपी साहब बहुत स्वागत आपका एक बार हमारे इस डिबेट में। आरपी साहब, आपने कई बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया है, कई सारी चीजों की जानकारी टनल से जुड़ी हुई आपके पास है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, प्लान्स बहुत बने लेकिन कई बार ये एकदम अंतिम छोर पर पहुंचते पहुंचते हमें फेल होते नजर आए, क्या वजह है इसकी? अब क्या दिक्कत है? क्योंकि ये था कि सिर्फ 12 मीटर का फासला, 2 पाइप 6-6 मीटर के जाने हैं, जिसके बाद मजदूर निकल आएंगे। कल या परसों तक की अगर हम बात करें बीते दिन की, तो ये लग रहा था कि आज शाम या देर रात तक मजदूर बाहर आएंगे, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। मतलब नई उम्मीदें हम फिर भी लगाए बैठे हैं और सरकार भी ये कह रही है कि उम्मीद मत छोड़िए, हम लगे हुए हैं, हमारी प्राथमिकता भी यही है। लेकिन आप क्योंकि विशेषज्ञ हैं, इंजीनियर हैं, आपकी नजर से क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखिए मैडम, ये टोटल टेक्निकल जियो टेक्निकल वर्क है। हाँ। और इस जियो टेक्निकल वर्क में वर्क स्टार्ट करने के पहले ड्यूरिंग वर्क कंप्लीशन तक हाँ, एक जियो भूवैज्ञानिक की टीम हरदम टनल में रहनी चाहिए। जो ब्लास्ट हो रहे हैं उन ब्लास्ट के नेचर्स को वो स्टडी करते रहे, बताते रहे टीम को, अब आगे ऐसी रॉक आएगी, ऐसा इतना इम्पैक्ट मत डालिए, इतना थ्रश न हो, इतना वाइब्रेशन न हो। तो ये जियो टेक्निकल टीम हरदम रहेगी मजदूरों के साथ, 1-1 सेंटीमीटर पर वो स्टडी करके एडवाइस देगी। वो यहाँ लगता है जैसा सुना जा रहा है कि यहाँ जियो टेक्निकल होंगे, 1-2 इंजीनियर उनके यहाँ होंगे, पर एक्सपर्ट टीम जियो टेक्निकल की नहीं है। ठीक। और ये पूरा कार्य उनका है
उनको रहना चाहिए। लेकिन आरपी शुक्ला साहब मैं बीच में रोक रही हूँ, माफी चाहती हूँ, लेकिन देखिए क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन जिंदगी पूरा हो। एक इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जहां 41 जिंदगियों का सवाल है सर, 14 दिन बीत चुके हैं, ये टनल में बंद है, क्या यहां पर भी मतलब एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाया जा सकता? आपको लग रहा है अगर नहीं बुलाए गए तो ये तो सीधे तौर पर सरकार पर सवालिया निशान है, क्यों एक्सपर्ट्स नहीं है? अगर नहीं है तो एक तरफ विदेशों से अर्नोल्ड साहब आए जो कि टनलों के विशेषज्ञ हैं, जानकारी रखते हैं, तो फिर क्यों और एक्सपर्ट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको नहीं बुलाया गया होगा? बुलाया गया, हम अब हाँ। आ गए हैं। अब हमारे रुड़की के अच्छा। प्रोफेसर जियोलॉजी के बैठे हैं, वहाँ स्टडी कर रहे हैं। मिस्टर रेनॉल्ड आए हुए हैं अमेरिका से, वो स्टडी कर रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं। अब इस समय पूरी टीम, अब ये समझिए NHIDCL लगी हुई है एक छोर से, PHDCL दूसरे से, BRO तीसरे छोर से लगी हुई है, और ONGC जो ऊपर से ड्रिल करने की जिसमें महारत है, उसने ऊपर से ड्रिलिंग चौथा पॉइंट कर रही है। तो इस समय एवरीथिंग एज पर टेक्नोलॉजी, एज पर रिक्वायरमेंट हो रहा। यही चीज पहले हुई होती तो ये हादसा न होता। दूसरी चीज, ये जियोमॉर्फिक जो ये चट्टाने हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। इसमें स्लेट है, माइक्स है, डोलो रॉक्स हैं, छोटे छोटे। अच्छा, इतने सालों में ब्लास्ट या पृथ्वी के रोटेशन से वो चूरा चूरा बन गई। जो बड़ी बड़ी रॉक्स थी अंदर से, ये नहीं कि हमारे ड्रिल करने से नहीं, अब वो जो बड़ी रॉक्स थी वो चूरी हो गई, छोटे छोटे रॉक्स में बदल गई। एक जगह दिखो दिए भुर 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 नीचे गिर जा रही है। इनको प्री कास्ट सीमेंट की, जो हर टनलिंग में प्री कास्ट सीमेंट की रिंग पहले डाली जाती ताकि ऊपर, देखिए उस समय कंक्रीटिंग नहीं होती, का सीमेंट उतनी जल्दी सेट नहीं होगा, और हमें ब्लास्ट करना पड़ेगा और या खोदना पड़ेगा, वाइब्रेशन होगा। तो उस वाइब्रेशन में के बीच जो भी हमें सीमेंट 2 घंटे पहले डाली वो तो खराब हो जाएगी। इसलिए प्री कास्ट सीमेंट की रिंग्स पहले पहना दी जाती हैं। मान लिया 2 मीटर आपने खोदा, वो ऑगर किया, 2 मीटर रिंग लगाइए, फिर उसके नीचे स्टील रिंग लगेगी। पहले सीमेंट प्री कास्ट सीमेंट लगेगी, रिंग लगेगी, वो ये सब अब काम शुरू हुआ है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि भाई जब स्थितियां लोगों को लगा कि आगे बढ़ चुकी हैं, वक्त बहुत हो रहा है, तब जाकर एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अभी कुंवर जपेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत जपेंद्र जी आपका। चीफ इंजीनियर साहब अभी आप सुन रहे होंगे, आपसे पहले आरपी शुक्ला साहब थे। सर, किसी भी विपक्षी दल के ये नेता नहीं है, इसलिए ये कहकर कोई भी वो मत करिएगा कि विपक्षी हैं, ये तो इनका काम है हमला बोलना। ये कह रहे हैं कि शुरुआती दौर में जब ये रेस्क्यू शुरू हुआ, उस दौरान एक्सपर्ट्स की मदद शायद नहीं ली गई, या उस हद तक लोगों की मदद नहीं ली गई जितनी जरूरत थी। जब लगा कि नहीं अब ये बढ़ रहा है, तब जाकर बुलाए गए। शुरुआती स्तर पर अगर एक बढ़िया प्लानिंग के साथ में काम होता तो ये इंतजार जो इतना बढ़ चुका है, ये शायद नहीं करना पड़ता। आप इस बात को स्वीकार करेंगे जपेंद्र जी कि कहीं ना कहीं रेस्क्यू में शुरुआत में गलतियां हुई? सबसे पहले तो हम यहाँ ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो कार्यदायी संस्था है, हाँ, वो संस्था इसके साथ और दूसरी टनल पे भी काम कर रही है, और पूरे उत्तराखंड के अंदर 18 टनल्स के ऊपर काम हो रहा है। ये तो हुआ हमारा पहला जवाब। दूसरा, निश्चित तौर पर सरकार ने इस हादसे से बहुत बड़ी सीख ली है। ये हम बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, ये एक उच्च स्तर पर ये एक डिस्कशंस में भी आ गया है कि सरकार ने इस हादसे से निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सीख ली है। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी आज 3 दिन से वहां कैंप करके बैठे हुए हैं, और 3 दिन पहले रात को 2-2:30 बजे ये सक्सेस हो जाना था ऑपरेशन। अब जैसा वहां निकल के आ रहा है कि जहां पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जहां मलबा आया था, वहां रॉक्स के साथ आयरन्स का जो अंदर रिंग्स थे, वही रिंग्स जिनकी अभी शुक्ला जी बात कर रहे थे, वही जो उसका पूरा एक नेट बना होता है आयरन्स का, तो वो नेट भी उसमें दबा हुआ था। और वहां और भी मशीनरी जो MS मशीनरीज होती हैं, तो डेफिनेटली वो भी उस ढेर में थी।
तो अब जब ड्रिलिंग का काम चला, जहां पे रॉक्स हैं या जहां सैंड है, वहां ड्रिलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब टेक्निकल प्रॉब्लम कहां आई, शुरू हुई जहां पे अंदर उस ड्रिलिंग वाली जगह में, जहां अंदर रॉक्स के साथ आयरन रॉड्स और बाकी अन्य मशीनरी जो अड़चन पैदा कर रही थी। तो ठीक है, अब इसीलिए हमने कहा कि इससे बहुत बड़ी सीख ली है। आज इतनी एजेंसी, जितने एक्सपर्ट्स उसमें लगे हुए हैं, और ये तो उत्तराखंड में अभी विकास की शुरुआत हुई है, ये अभी पिछले 2 वर्षों से, और डेफिनेटली जो आगे काम होने हैं, और ये सिर्फ मात्र उत्तराखंड का विषय नहीं है, ये हमारे देश के अंदर जहां जहां भी टनलिंग का काम चल रहा है, बाकी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, छोटे प्रोजेक्ट हैं, एक डेवलप्ड कंट्री की जो एक जद्दोजहद चल रही है, उस डेवलप कंट्री में बदलना है, तो ये एक सबके लिए एक लेसन भी है। देखिए बिल्कुल, लेकिन जपेंद्र जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब वक्त वो आ गया है जब स्वीकारना पड़ेगा कि गलतियां भी हुई, सीख समझिए, कुछ भी समझिए। लेकिन बड़ी बात यह है जपेंद्र जी कि 41 जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं, ये हमारी आपकी गलती के चलते ही हुआ है, और जो भी जिम्मेदार लोग हैं कहीं ना कहीं लापरवाहियां रही हैं, उसी के चलते आज इस मुहाने पर ये खड़े नजर आ रहे हैं जहां पर मशीनें टूट गई हैं लेकिन बेचारे मनोबल बनाए हुए हैं। ऐसे मौकों पर मजदूरों का मनोबल बना रहना बहुत जरूरी है। खैर आपके पास लौटेंगे, चर्चा को अपनी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि देखिए मशीन टूटी लेकिन लोगों की आस नहीं छूटी, और ऑगर मशीन टूट गई है। अब प्लाज्मा कटर मंगाया गया है, जिसके बाद आपको बता दें कि प्लाज्मा कटर से आगे का काम शुरू हो सकेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आगे विस्तार से करेंगे बात कर रहे हैं कि मशीन टूटी लेकिन आस नहीं छूटी। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। जपेंद्र जी को हमने सुना, अब आगे बढ़ते हैं और मेहमानों की ओर। विपिन खन्ना साहब आम आदमी पार्टी से हैं। विपिन जी स्वागत, आपका भी माफी चाहती हूँ, देर से आई, कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ में हैं, उनकी राय लेना भी बहुत जरूरी है। विपिन जी क्या लग रहा है, विपक्ष सरकार को घेर रहा है, आज तो सरकार भी मान रही है कि हाँ भाई शुरुआती स्तर में हुई हमसे गलतियां और अब लेसन के तौर पर भी ले रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि सर 41 जिंदगियां हैं जो जिंदगी मौत से जूझ रही हैं, जिनके परिजनों के लिए दिन रात मुहाल हो गया है, खाना पीना उनके लिए दुश्वार हो गया है। इसका जिम्मेदार कौन है आखिर, इस पीड़ा का जिम्मेदार कौन है आखिर? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि विपक्ष कोई सरकार को नहीं घेर रहा है, विपक्ष केवल सवाल पूछ रहा है और सरकार की जो कमियां हैं वो बता रहा है कि सरकार की कमियां क्या है। अभी आपने रिपोर्ट दिखाई ग्राउंड जीरो से, और उस रिपोर्ट को सुन के सच में गरिमा जी हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि 25 दिसंबर तक खुशखबरी मिल सकती है। गरिमा जी मतलब बहुत अफसोस की बात है कि 14 दिन हो चुके हैं, सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने अपनी सारी मेहनत कर ली है। गरिमा जी इनसे एक सवाल पूछिए कि कोई अगर वीआईपी उस टनल के अंदर फंसा हुआ होता तो क्या आप 14 दिन बाद एक्सपर्ट बुलाते? क्या आप विकल्प शुरू से एक साथ नहीं रखते कि एक विकल्प आपका विफल हो गया तो दूसरा विकल्प आपके पास तैयार है? आपकी एक ड्रिलिंग मशीन खराब हुई तो फिर उसके बाद आप कहते हैं कि ये हैदराबाद से आएगी, दूसरी महाराष्ट्र से आएगी, चौथी गुजरात से आएगी। क्या एक ड्रिलिंग मशीन खराब हो जाने के बाद उसके बाद आप विकल्प तलाशेंगे? विकल्प आपने पहले से क्यों नहीं रखे? देखिए कहीं ना कहीं सरकार की इतनी बड़ी नाकामी है इस टनल को बनते हुए। अभी आपने जो एक्सपर्ट बुलाए हैं उन्होंने भी वही सवाल किए जो विपक्ष शुरू से करता आया है। उन्होंने कहा कि इनके पास भूविज्ञानिकों की टीम नहीं थी, उन एक्सपर्टों की टीम नहीं थी। जब टनल की खुदाई हो रही थी तो वो बता सके कि कहां पे जमीन भुरभुरी है, कहां पर ब्लास्ट होना है। बिल्कुल, यानी आप भी यही बात करें कि देखिए कहीं ना कहीं गलतियां हो गई और जिसके चलते ही आज हम इस मुहाने पर खड़े हो गए हैं कि आप हमें इंतजार। ब्लास्ट कहीं नहीं हो रहा। ब्लास्ट का ही जपेंद्र भाई, ब्लास्ट का ही नतीजा है जो ये पहाड़ हो रहे हैं, जोशीमठ दर्द रहा है, पहाड़ों को आपने बर्बाद करके रख दिया विकास के नाम। ठीक है, हो गया। जपेंद्र जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए आप अपने बारी के दौरान बोलिएगा प्लीज, अगर बीच में एक साथ बोलेंगे तो, और मेहमान अभी बहुत वक्त हो गया उनको नहीं लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विपिन जी आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ में थपलाल साहब जुड़े हुए हैं। पीसी थपलाल साहब है, वरिष्ठ नेता है यूकेडी की ओर से, और अभी महंत शुभम गिरी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत महंत जी आपका भी। मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले थपलाल साहब को जोड़ लूं, काफी देर से वो जुड़े हुए हैं। थपलाल साहब ये क्या हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने भी जब राजेश जी से अपडेट लिया, हमारे ब्यूरो चीफ खुद वो टनल के पास में मौजूद है, तो जो अल्फ्रोड जी हैं जो विशेषज्ञ हैं टनल के बारे में एक विशेष जानकारी रखते हैं, उनका ये कहना कि क्रिसमस से पहले खुशखबरी मिल सकती है, मुझे लगता है ये किसी बुरी खबर से कम नहीं है। इतना लंबा इंतजार, एक तरफ हमें लग रहा है कि बस कुछ घंटे कुछ दिन के भीतर ही ये हो जाएगा, जबकि उनका ये कहना ही बहुत है। क्या इतना लंबा खींचेगा रेस्क्यू ऑपरेशन?
देखो वो विदेशी हैं, इसलिए उनकी हिम्मत हो गई है बोलने की, नहीं तो राजनीति इतनी हावी हो गई है कि इस गंभीर घटना को तमाशा में बदल दिया है। और तमाशा इस तर्ज कि हमारी सरकार वहां शिफ्ट हो रही थी, अब हमारी को पता ही नहीं कि हमारी सरकार है कहां। कल हरिद्वार में पहुंच गई थी हमारी सरकार एक बाबा के चरणों में, फिर वहां से सरकार 2 करोड़ अनाउंस कर दिया कि इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो हमारी सरकार इतनी नौस किया है, ये हमारा दुर्भाग्य है। इंटेलेक्चुअल का स्टेट कहलाता है ये उत्तराखंड, लेकिन यहां पे जो राजनीति है और जिस तरह से ये देवतुल्य जनता के साथ खेल रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। ये ऐसे ठेकेदारों को ला रहे हैं जो बिना टेंडरिंग के यहां पे उनको काम अलॉट किया जा रहा है। इस देश में सुरंगें पहली बार नहीं बन रही हैं। इस देश में सुरंगें वो कलकत्ता से लेकर दिल्ली में क्या शानदार ढंग से श्रीधरन साहब के नेतृत्व में, उनके एडवाइस में, उनके देख रेख में किस तरह से सुरंगें वहां पे मेट्रो की बनी कि एक चूहा तक वहां पे नहीं मरा और एक बिल्डिंग तक वहां पे टच नहीं हुई, इतनी बड़ी दिल्ली में। लेकिन इस वीरान पहाड़ों में जिस तरह से कुछ लोग पैसे की भूख के कारण यहां पे हमें निगलने पे आ रखे हैं, हम यहाँ की जनता मैडम बेबस है, बेबस। अब बद्री केदार ही देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सिर्फ देखिए एक तरफ दुआओं का भी दौर जारी है, देश प्रदेश से लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो और 41 जिंदगियां खुली हवा में सांस ले सके। हमारे साथ में रवि मिश्रा जी हैं, उनके पास आएंगे, उससे पहले महंत शुभम गिरी को जोड़ लेते हैं। स्वागत महंत जी एक बार फिर से आपका। महंत जी, एक चर्चा चल रही है वो ये कि बाबा बौखनाथ का मंदिर वहीं पर स्थित है और उत्तराखंड क्योंकि देवताओं की भूमि है, तो ऐसा माना जाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले उस स्थानीय देवता की पूजा अर्चना होती है, उनसे अनुमति ली जाती है। ये बहुत एक धार्मिक बात है, लेकिन क्योंकि देवताओं की भूमि अगर कहते हैं तो उन चीजों को मानना पड़ता है और चीजें उस राह पर आगे बढ़ती है। और यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ गलती हो गई, मंदिर तोड़े जाने की बात सामने आ रही है। क्या यही है कि ये ईश्वर का प्रकोप रहा? मैं मानती हूं कि ये गलतियां हैं, लेकिन उस लिहाज से अगर मैं आपसे पूछूं, अब देखिए खुद जब यहां पर अल्फ्रेड जी पहुंचे तो उन्होंने तक पूजा अर्चना की, उसके बाद ही अपना मिशन शुरू किया है, तो क्या उनका भगवान ही है जो अब बचा सकते हैं? आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। मैडम, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 2013 में जब केदारनाथ की त्रासदी आई थी तो कुछ क्षण पहले धारी देवी का मंदिर हटाया गया था। हाँ। तो प्रलय आई। अभी 2023 में जोशीमठ में इतना बड़ा भूदसाव हुआ और उसके नीचे भी एक टनल बनाई जा रही है, जोशीमठ के नीचे भी। तो ये जो उत्तरकाशी वाली टनल है जो रासू बैंड से सिलकारा और बड़कोट निकलेगी और राही पास होकर हमें यमुनोत्री धाम के दर्शन करने पड़ रहे हैं। पहले तो सरकार से यह सवाल है कि यमुनोत्री धाम में 35 करोड़ कहाँ गए जो घाट बनाने के लिए दिए गए थे। और दूसरी बात, सरकार, मैं उस समय देख रहा था, इसमें लापरवाही तो बढ़ती जा रही है। हम पूरे देश विदेश में घूम रहे हैं। आप अभी हरिद्वार आओ तो अंग्रेजों की टनल देखो कि अंग्रेजों की टनल ऐसी है कि अंग्रेज जिस प्रकार से पूरी ईंटों की टनल बना रखी है उन्होंने, रेलवे टनल जो देहरादून तक जाती है, मतलब हरिद्वार तक जाती है भीमगोड़ा से। और मनसा देवी की पहाड़ है जहां का रोजाना भूदसाव होता है मनसा देवी की पहाड़ियों में। लेकिन जो उत्तरकाशी वाली टनल हमारा, पहले तो बोखनाथ देवता का मंदिर तो हटाया है, उसमें कोई दुराई नहीं है। नाग देवता का मंदिर हटा के उसके बाद टनल का कार्य शुरू किया गया। लेकिन जो राई पास का पहाड़ है, जितने भी विद्वान जन बैठे हैं सभी उत्तराखंड के जन बैठे हैं, उसमें से आप देखो, मैं थोड़ी देर के लिए वहां रुका था तो मैंने जब देखी वहां की मिट्टी तो मान लो वहां की मिट्टी में नमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रकार से जो टनल का निर्माण किया गया, अगर वास्तु शास्त्र के अनुसार निर्माण किया जाता, उत्तराखंड के 2 मंत्री सतपाल महाराज जी और प्रेमचंद अग्रवाल जी अभी तक वहां मौजूद नहीं हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई थी, मैंने कहा था उनको कि टनल के लिए जल्दी से जल्दी मजदूरों को बचाया जाए। बड़े बड़े एक्सपर्ट आए और बौखनाथ देवताओं के आस्था का प्रतीक ये टनल बन गई है। और हम तो चाहते हैं कि यथाशीघ्र जो हमारे मजदूर है वो बचे और जो रेस्क्यू कर रहे हैं उनको भी राज्य सरकार सम्मानित करे और मजदूरों को भी सम्मानित करे। पहले तो विषय मजदूरों को निकालने का है, जो देवता का विषय है, क्योंकि माँ गंगा जी, माँ यमुना जी और उत्तरकाशी के न्याय देवता है विश्वनाथ भगवान, इस सबको इनको सतबुद्धि प्रदान करे। और उत्तरकाशी में जिस तरह से हादसा हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम सब यही इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शुभम जी ये पूरा हो। हाँ, एक बात और सुनिए, अभी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक
रेलवे लाइन बिछ रही है। हाँ। और उस रेलवे लाइन में भी टनल में हादसा कभी भी हो सकता है, उसके लिए भी ध्यान दे। ये आगे तक की घटना है, भविष्य की घटना है। बिल्कुल मुझे लगता है उससे सीख लेनी चाहिए। अभी जपेंद्र जी कह रहे थे कि एक लेसन के तौर पर इन सारी चीजों को भी ध्यान देना होगा। खैर आपके पास लौटेंगे हम। अब चलते हैं ONGC डॉक्टर रवि मिश्रा जी हमारे साथ में। रवि जी मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपके पास देरी से आई। सभी की राय जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है और जिस तरीके से चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, इंतजार बढ़ रहा है, हर कोई चिंतित भी है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मतलब ये कैसे हो रहा है? क्योंकि हर किसी को ये लग रहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि दूरी महज 53 या 57 ऐसे कुछ जानकारी मिल रही थी, 50 से 60 के बीच की दूरी थी मीटर की। अब इतना वक्त 50 से 60 मीटर की दूरी में क्या मुश्किलें आ रही हैं? और अगर इतना मुश्किल था तो देखिए जब भी कोई प्लान इस तरीके का बनाया जाता है तो मुझे लगता है उसमें इन चीजों के बारे में तो हमें पता होता होगा ना कि कभी भी पहाड़ गिर सकता है, मलबा कभी भी पहाड़ से आ सकता है, जमीन पहाड़ों की कभी भी फट सकती है, भूस्खलन कभी भी हो सकता है, भूधसाव कभी भी हो सकता है। ये तो आम इलाकों में भी हो जाता है। तो जब आप टनल बना रहे हो, ऑलरेडी आप वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप मशीन्स भी चलाओगे, ये सब तो अवगत है ना हम इस चीज से, परिस्थितियों से हम अवगत होते हैं, फिर भी ऐसा कैसे गलतियां हुई? गरिमा जी, सबसे पहले आपने बहुत सही विषय को अब तक जाके टच किया है। हाँ। और देखिए कि हिमालयाज़ की उत्पत्ति जो है वो मल्टीपल टाइम्स थ्रस्टिंग के हिसाब से, थ्रस्टिंग का मतलब था एक के ऊपर एक तोड़ करके चट्टानों का चढ़ जाना। हाँ। और हर थ्रस्टिंग के साथ एसोसिएटेड फॉल्ट्स होते हैं जो कि रॉक्स को कमजोर करते हैं। इन थ्रस्टिंग के बीच में एक शियर जोन होता है जिसमें कि ब्रेक्सिएशन की वजह से चट्टानें टूट के रगड़ के बारीक सी बुरादे जैसी हो जाती हैं। बड़कोट के आसपास एक बहुत बड़ा थ्रस्ट शीट गुजर रही है। हमें ये देखना पड़ेगा कि उनके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्लानिंग में क्या इन चीज़ों को गौर तलब किया गया है तो उसके तहत उन्होंने उसके लिए क्या तैयारियां की थी, क्या प्रिकॉशंस उसमें डिफाइन किए थे और क्या उनको फॉलो किया गया। पहली बात तो ये, तो किसी भी टनल का पहले सैद्धांतिक रूप से ऐसे जियोलॉजिकल होराइजन से, ऐसे भूवैज्ञानिक जगहों से निर्माण हमेशा डेंजरस होता है। जैसा आप खुद ही कर रही थी, हमें पहले से मालूम है कि हिमालय जो है वो अनस्टेबल रॉक्स के और ट्रेशरी हिमालयाज हैं जो कि वीक जोन्स के थ्रू बहुत सारे इसमें वीक जोन्स पास होते हैं। अगर हमारी टनल ऐसे जोन से पास होती है तो इन चीज़ों का जो प्रादुर्भाव होना बहुत ही संभावी है। अब सवाल हुआ कैसे हुआ या क्या हुआ। इन चीज़ों के लिए हमने बताया कि EIA का इम्पैक्ट एनालिसिस एक स्टडी की जाती है जिसमें बताया जाता है, और उसके अंदर एक नेचुरल हैजार्ड स्टडी भी की जाती है जिसमें बताया जाता है कि अगर ऐसा होगा तो हमारे पास क्या क्या एक्शन होंगे। उसमें प्लान 1, प्लान 2, प्लान B या प्लान 3 जो भी रूप में बनाए जाते हैं। सबसे बड़ी जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हम लोग इतने दिन से रेस्क्यू वर्क करने के बाद वापस वहीं पुनः पहुँच गए। इसका एक वजह ये भी हो सकता है कि हमने साइमल्टेनियसली नहीं, कोई तीनों एक्शंस को साइमल्टेनियसली प्लान नहीं किया। हम कंसिक्वेंशियल एक्शन ले रहे हैं। एक प्लान फेल हो गया तो प्लान बी में गए, प्लान बी फेल हो गया तो प्लान सी के बारे में सोच रहे हैं, उसकी मशीनरी अरेंज कर रहे हैं, उसकी लॉजिस्टिक्स को हम देख रहे हैं, पहुंच रहा है। जबकि रिमोट एरिया में मालूम है कि लॉजिस्टिकली डिफिकल्ट एरिया, यहाँ पहुंचने में बहुत दिक्कतें हैं, तो इस सारे मटेरियल का इंतजाम क्या पॉसिबिलिटी है वो पहले से करना चाहिए। अब लास्ट स्टेज जो ऑप्शन हमारे पास बचा है, नाउ वी आर कॉर्नर्ड। अब हमारे पास दो ही हैं, या तो मैनुअल करें या टॉप ड्रिलिंग करें। बिल्कुल ऐसे स्थिति आती हूँ उसके बाद टॉप ड्रिलिंग जो है, चूंकि मैंने बताया कि अनकॉम्पैक्टेड और वीक जोन थ्रस्ट शीट के ऊपर ये टनल है, संभवतः बड़कोट टनल जो थ्रस्ट शीट जा रही है, अगर उसके आसपास है तो ऊपर से ड्रिलिंग बहुत ही खतरनाक और लास्ट ऑप्शन है। इसमें क्या है कि हमारे पास चूंकि ओपन स्पेस टनल के अंदर 41 मजदूरों को रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, उतनी जगह उसमें ऑक्सीजन की कमी है, और जो ऊपर से वाइब्रेशन होगा ड्रिलिंग का, ड्रिलिंग इज ए वेरी हैवी इक्विपमेंट एंड मशीन लोडेड पार्ट एक्सरसाइज। और जब मशीन ऊपर पहुंचाएंगे, उनकी वाइब्रेशन जब ड्रिलिंग होगी और ड्रिलिंग से वर्टिकली हम नीचे जाएंगे तो हमको खतरा है कि ऊपर का सारा मटेरियल वर्टिकली डाउन ग्रेविटी के हिसाब से अपने आप सबसे है कि नीचे गिरेगा। और तब गिरने के बाद क्या एक्शन लेंगे, तो हमारा ये खाली सलाह है या और अब तो वर्टिकल ड्रिलिंग पर ही आ गए हैं हम।
हाँ वो बताया कि अब कॉर्नर हो गए कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वो सबसे खतरनाक ऑप्शन प्लान सी ही था। तो वो अगर हम एक तो इसमें समय बचाया जा सकता था कि जब हम इधर से ऑगर मशीन से फ्रंट से ड्रिलिंग कर रहे थे तो ऊपर से पैरेलली ड्रिलिंग मशीन थोड़ा दूर जहां मजदूर रह रहे हैं, जहां ओपन स्पेस है, उससे 10 मीटर 20 मीटर दूर जा करके वर्टिकल उसी समय साथ में शुरू करते, तो आज हम शायद वर्टिकल टिप पे भी पहुंच गए होते। जो पहले पहुंच जाता वो रेस्क्यू कर लेता। लेकिन अब हम जो शुरू कर रहे हैं, इसलिए हमारे जो डिक एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि हमें 25 से 30 दिन लगेगा, क्योंकि हमें बहुत कॉशियसली ड्रिल करना होगा। वर्टिकल ड्रिलिंग डाउन इन ए थ्रश शीट। बिल्कुल, और अगर एक सामान्य व्यक्ति भी बात बता देगा कि किसी भी चीज को ऊपर से ड्रिल कर पाना ज्यादा कठिन होगा, है डेंजरस है। और फर्दर हमको क्रीपिंग जिसको बोलते हैं जियोलॉजिकली, क्रीपिंग होने का और किसी भी वाटर बॉडी के एनकाउंटर होने का, और जो चीज़ को हम अवॉइड करते हैं टनल से, वो हम टनल को पेनिट्रेट करके जा रहे हैं। तो उस पेनिट्रेशन में हमको रिस्क का फैक्टर काफ़ी एनहांस हो रहा है। तो एक तो साइमल्टेनियस एक्शन होना चाहिए था दोनों तरफ से। अब जो एक्शन शुरू करें वो सब तरफ से करें, फ्रंट से भी करें, बैक से भी करें और टॉप से भी करें, क्योंकि अब हमारे पास समय की बंदिश लगती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ इंतजार तो बढ़ ही रहा है, लेकिन आस फिर भी बनी हुई है। लेकिन बात यह है कि आस कब तक बरकरार रहेगी, मजदूरों की उम्मीद कब तक बरकरार रहेगी। कई मजदूरों की हालत बिगड़ गई है। जपेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे, और देखिए ये सब सुनकर मैं खुद भी परेशान हूं कि आखिर इतना वक्त आपको लग रहा है कि सिर्फ ये सुन पाना, जब हम जिनका कोई हमारे परिजन, हम उनके परिजन नहीं है, हमारे परिजन टनल के भीतर नहीं है, लेकिन ये सुन पाने से ही हमें और आपको, मुझे लगता है पैनल पर बैठे हर एक शख्स को दिक्कत, चिंता हो रही है कि आखिर इतना लंबा वक्त। और उस साइंटिस्ट का ये कहना, उस एक्सपर्ट का ये कहना कि क्रिसमस तक कोई खुशखबरी मिल सकती है, क्या इसने चिंताएं नहीं बढ़ाई आपकी? देखिए, हम सब इंसान हैं और इंसानों की चिंता निश्चित तौर पर इंसान ही करेंगे। और इसीलिए वहां माननीय मुख्यमंत्री जी कामकाज छोड़कर या वहीं से कैंप ऑफिस के माध्यम से जो हो पा रहा है, इसीलिए अपनी नजर बनाए हुए हैं और वहां प्रदेश का मुखिया बैठा हुआ है। ये इस चिंता को उजागर करता है। और दूसरी बात, ठीक है, वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग में रिस्क है, वर्टिकल ड्रिलिंग में एहतियात बरती जा रही है, लेकिन उसके साथ ही दोनों बाकी ऑप्शंस पे भी काम हो रहा है और मैनुअल भी काम शुरू हो गया है। जो लोग मौके पे हैं, आप अपने वहाँ टीम के माध्यम से ये बिल्कुल क्लैरिफाई कर सकते हैं कि वहाँ मैनुअल भी काम हो रहा है। वहाँ मैनुअल वर्क के ऊपर भी कोई ऐसा नहीं है, वो भी निरंतर चल रहा है। और जहां तक अब सीखने की बात है, तो हमने डिबेट की शुरुआत में कहा कि निश्चित तौर पर ये सिर्फ उत्तराखंड की घटना मात्र नहीं है। इस घटना से ड्रिलिंग जैसे प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़े सर, लेकिन ये कोई कहते हैं ना सर, आप जो सीखने वाली बात कह रहे हैं, ये सीखने मतलब ये कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी हो रहा है सर, ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन है। कौन ये एक्सपेरिमेंट नहीं है सर, 41 जिंदगियां हैं जिससे आप सीख लेंगे कुछ। अगर ये रेस्क्यू बीच में पहला हादसा है, जपेंद्र भाई, ये पहला हादसा नहीं है ये जिससे आप सीखने की बात कर रहे हैं, हो रहा है। ठीक है एक एक करके, जब अरे विपिन जी एक एक करके विपिन जी प्लीज, कोई भी साफ सुनाई नहीं देता है। जपेंद्र जी को कंटिन्यू करने दीजिए, मैं आप दोनों के पास आती हूँ। थपलियाल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लौटूंगी। जपेंद्र जी, एक्सपर्टीज वहां है, सारा सिस्टम सर देखिए सुनिए जपेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं कि आपकी भी चिंता हम देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री की, जपेंद्र जी बिल्कुल मैं मान रही हूं कि आपको भी चिंता है, आप भी इंसान है, हम सब इंसान है, हम सबको चिंता है। लेकिन बात यह है ना कि सर, हम और आप यहां बैठकर चिंता कर सकते हैं, लेकिन जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, जो अलग अलग इस ऑपरेशन जिंदगी के तहत काम कर रहे हैं, ये देरी क्यों लग रही है सर? अब सोचिए ना, मतलब क्या पहले से प्री प्लान नहीं होनी चाहिए थी चीजें? 14 दिन हो चुके हैं सर, ये कोई आज या कल की घटना नहीं है। आप ये बताएं, ये हम सब मान रहे हैं कि कोई प्रयासों में कोई कमी नहीं है। वहां इतनी बड़ी देश नहीं सर, यही तो बात है कि अब प्रयासों पर ही बात करें। अभी इस पर तो बात ही नहीं कर रहे कि ये सब हुआ कैसे, वो तो तब करेंगे जब निकल आएंगे, वो मुद्दा तो तब का होगा। अभी तो हम सब ने भी ये छोड़कर ये चर्चा करना शुरू कर दिया है कि भाई निकलेंगे कैसे। अब जो प्लान्स बन रहे हैं, जो रेस्क्यू, हमारे वहां इतने साथी बैठे हैं, आप भी बैठे हुए हैं, हम सब लोग उस पर निगाह बनाए हुए हैं पिछले इतने दिनों से। अब आपकी जो अभी वहां प्रयास हो रहे हैं, एजेंसियां हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं,
इनके इतर अगर कोई ऐसा हमारे किसी साथी का सुझाव हो जो उसे लगता हो कि इससे आने वाले कुछ ही घंटों में काम हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर ऐसे सुझाव का या ऐसी एक्सपर्टी का स्वागत है किसी के पास जवाब? हम उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। जपेंद्र जी मैं माफी चाहती हूँ लेकिन ये जवाबदेह नहीं है। जपेंद्र जी मैं माफी चाहती हूँ लेकिन जवाबदेह ये नहीं है। ये एक्सपर्टीज जो आप आज ला रहे हैं, ये एक्सपर्टीज आपको पहले लाने चाहिए थे सर। ये जो एक्सपर्ट्स आप अब बुला रहे हैं ना, इनको आपको पहले बुलाना चाहिए था। आप अपनी बात को कबूल करने के बजाय इन लोगों से सवाल कर रहे हैं, ये गलत है जपेंद्र जी। ऐसे मौकों पर ये सब नहीं होना चाहिए। मैं उनको भी बोल रही हूं कि कोई राजनीति मत करिए सर। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो एक्सपर्ट्स आप देरी से बुलाते हैं इनको तुरंत बुलाइए। अभी हमारे साथ में आरपी शुक्ला साहब हैं, देखिए ये इंजीनियर हैं, ये भी मान रहे हैं इस बात को कि भाई प्लान्स जो हुए ये थोड़ा देरी से हुए और ये अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो प्लान बी प्लान सी सर पहले तैयार रखिए ना। 14 दिन थोड़े तो नहीं होते। अगर कुदरत के आगे इंसानी टेक्निक और बाकी जितना भी एफर्ट्स हैं अगर उनमें समय लग रहा है तो अब आप ये बताइए कि कुदरत से सिर्फ प्रार्थना करके अपने एफर्ट्स को बढ़ाकर हम कामयाबी की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं बाबा भोकनाथ जी की कृपा से निश्चित तौर पर कामयाबी हाथ लग रही है। आप जिस कामयाबी तक पहुंचे हैं आगे की कामयाबी तक भी पहुंचेंगे। ठीक है हमें उम्मीद है कि देखिए हम भी यही चाहते हैं कि आपका जो ऑपरेशन है रेस्क्यू वो पूरा हो। हम सबका मिशन यही है। करने से अच्छा है कि हम सब लोग प्रार्थनाएं करें और जो जितनी एक्सपर्टीज सर जैसे आपने कहा ना कि आपके लिए एक लेसन है। जपेंद्र जी सुनिए, अब सुनिए, आपने कहा ना कि आप इसको लेसन के तौर पर ले रहे आगे आने के लिए, तो ये भी आपको लेसन की तरह ही सिखा रहे हैं कि सर देखिए आपने क्या किया, ये सरकार ने क्या किया। ये भी लेसन है ना कि गलतियां कहां हुई। इसको इस लिहाज से अगर आप सीख मान रहे हैं कि आगे कभी ऐसा होगा तो हम कैसे निपटेंगे, उसको उस लिहाज से भी देखिए कि सर क्या कमी रह गई जो ये हो गया। ये भी सोचना समझना चाहिए। खैर लौटेंगे आपके पास। थपलाल साहब कुछ कह रहे थे। हाँ थपलाल साहब के पास जाएंगे जल्दी से। थपलाल साहब और लोग भी हैं। थपलाल साहब ये क्या चल रहा है सर? अनम्यूट थपलाल साहब, अनम्यूट। सबसे बड़ी समस्या है कि जिस तरह से राजनीति वहां पे श्रेय लेने के लिए व्याकुल है, उसने हमें बर्बाद कर दिया है। इनको फटकने नहीं देना चाहिए। वहां से बोल रहे कि मैं वो दे रहा हूं, मैं अभी प्रधानमंत्री को यहाँ का चिंता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वो देख रहे हैं क्रिकेट मैच। तो हमें क्या होगा? हमारे सीने पे होगा कि कैसे बेवकूफ बना रहे हैं हमें दर्द है इस बात का कि इन राजनीति ने हमारा विक्रम भी डिरेल कर दिया था। जो एक्सपर्ट हैं उनका लिए बड़ा, अभी जब शुक्ला साहब ने बोला कि अब बुला रहे हैं रुड़की में ऐसे भूवैज्ञानिक हैं हमारे यहाँ, वाडिया इंस्टीट्यूट में हमारे भूवैज्ञानिक है, यहाँ पे ओएनजीसी का हेडक्वार्टर यहाँ पे है और तुम वो ऑस्ट्रेलिया वाले को बुला रहे हो। मतलब मजाक कर रहे हो। नहीं लेकिन थपलाल साहब इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर देखिए इसमें कोई बुराई, थपलाल साहब मुझे लगता है कि इसमें तो हमें सोचना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया क्या, हमें कहीं से भी किसी भी एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत अगर पड़ती है तो बुलाना चाहिए, क्योंकि यह बात मजदूरों की जिंदगी की है सर। बिल्कुल नो, मैं ओली में काम किया, जब कभी भी बाहर का एक्सपर्ट आता था, कहीं भी मैंने मिसाइल लाया बाहर के एक्सपर्ट से। हिंदुस्तान के लोगों का जो विजन है बहुत तगड़ा है। अगर इन्होंने हमारे हाथों में छोड़ दिया होता तो अब देखो जनरल बीके सिंह वहां पे बेचारे देख रहे हैं क्योंकि उनके सिर पे मुख्यमंत्री बैठ गया और हाँ जी अब माला देके बैठ गया और मैं अभी हेडक्वार्टर बना रहा हूँ। ये मजाक है। हेडक्वार्टर बनाने की क्या जरूरत थी वहां पे? अगर इस समय खंडू नहीं होता तो सबके सब बाहर आ गए। ठीक है आपके, ठीक है थपलाल साहब आएंगे। ठीक है जपेन जी आपके पास भी आएंगे और लोगों को सुन लेते हैं। आपके पास सवाल बहुत सारे हो जाएंगे, सबके जवाब दीजिएगा। जपेन जी सभी को जोड़ लें। चीफ इंजीनियर हमारे साथ में है आरपी शुक्ला साहब। आरपी साहब देखिए, आपने जो बात, मैंने सबसे पहले आपको ही जोड़ा था और वो इसलिए कि अभी सबसे ज्यादा जरूरत आप लोगों की ही। ये बहस चलती रहेगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी खूब सारे मुद्दे हमको मिलते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑपरेशन पूरा हो जिसमें देरी। और ये जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई कि क्रिसमस से पहले खुशखबरी, ये खुशखबरी की बात होगी। हम हो सकते हैं उतना लंबा ऑपरेशन हो, लेकिन ये किसी बुरी खबर से भी कम नहीं है सर।
और आपने भी इस बात को स्वीकार किया था कि देखिए प्लानिंग में बहुत कमियां रहीं, इसी के चलते अब अलग अलग प्लान्स हो गए। आपने सामने से भी ड्रिल कर लिया जो मुंह था टनल का जहां से एंट्री थी, आपने साइड्स में भी ड्रिलिंग मशीन चला ली, अब आप वर्टिकली ड्रिल कर रहे हैं जो जैसा कि रवि मिश्रा जी ने कहा कि सबसे ज्यादा खतरनाक प्लान माना जाता है। इसमें तो चिंताएं और बढ़ गई क्योंकि आपने ऊपर से ड्रिल करना शुरू किया, अगर मलबा नीचे आकर गिरा तो कितनी समस्या हो सकती है। अच्छा मैडम, हमारा निवेदन है कि 2 मिनट के लिए नेताजी लोगों से भी निवेदन है कि जरा शांत हो जाएं। बिल्कुल, कोई नहीं बोलेगा सर। एक बात पुनः हम डॉक्टर रवि मिश्रा की सुने, क्योंकि इसमें 210 मीटर की डिस्टेंस पर से इनकी अपर ड्रिलिंग शुरू हो गई है और ये उस एरिया के एक्सपर्ट हैं जी। और इनसे ये नहीं माना जा सकता कि कल ही ड्रिल करके लोगों को रेस्क्यू कर लेंगे। इट विल टेक टाइम और इसमें हमारे इंडिया के विश्व के सबसे बेस्ट वैज्ञानिक वहां लगे हुए हैं और सरकार पूरी एफर्ट कर रही है। अब इसमें बहुत अच्छा एफर्ट हो रहा है। तो फिर से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर मिश्रा से हम एक बार पुनः सुने। इन भाई लोगों से निवेदन है कि जरा 5 मिनट शांति से नहीं, बिल्कुल रवि मिश्रा जी के पास हम जाएंगे। और आरपी साहब, मैं आपसे अगर एक मोटा मोटी, आप भी इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर हैं, एक समझ सकते होंगे आपका जो अनुभव कहता है, अब जब वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई है, हालांकि सभी प्लान्स पर काम अभी भी कंटिन्यूटी में चल रहा है, आपको क्या लग रहा है वक्त कितना लगेगा? अगर मैं सीधा सवाल करूं, कितना और वक्त, एक अंदाजा आप अगर बताएं तो। देखिए मैडम, हाँ, पूरे हिमालय का इस एरिया का 2 टेक्टोनिक प्लेटें जो पृथ्वी की हैं, वो इनके टकराने से हिमालय का उद्भव हुआ है। हम इसमें संस्कृति या अध्यात्म या धर्म पर नहीं जा रहे हैं, विज्ञान की बात कर रहे हैं। और ये बारकोट साइड से ये एक टेक्टोनिक प्लेट की एक मैक्सिमम स्ट्रेट रिंग जा रही है। वो खतरनाक है। परंतु सिनकियारा साइड से सिर्फ 210 मीटर में हम अधिक से अधिक हमें बचा है 35-40 मीटर। उस 35-40 मीटर के पहले ओएनजीसी ड्रिल कर रही है। इट विल टेक टाइम। इनसे ये नहीं अपेक्षा करिए कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन, क्योंकि इतनी भुरभुरी मिट्टी है, इतनी भुरभुरी। एक्चुअली ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। इनको आप अटल टनल आपने बनाया, सक्सेसफुल टनल आपने बनाई, ऑपरेटिव टनल है। और ये ओएनजीसी जो कर रही है, इनको टाइम दीजिए, जल्दी न मत मचाइए। ये बढ़िया कर रहे हैं और सही रास्ते पर कर। ठीक है, आपके पास आएंगे। रवि मिश्रा जी, देखिए आपको सुनने की बात हो रही है, आपने जो बातें बताई बहुत टेक्निकल बातें और बिल्कुल ठीक बातें हैं। रवि जी, आप बताइए, सवाल वही है मेरा सीधे तौर पर, आप सब चीजों के एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर समझते हैं, टेक्निकलिटीज आपके लिए बेहतर है, लेकिन जो सवाल बहुत कॉमन है, मुझे लगता है जपेंद्र जी भी ये जानना चाहते हैं। आज ऐसा नहीं है कि ये विपक्षों का ये सवाल है, आज सत्ता पक्ष, विपक्ष, आम जनता, वक्त कितना लगेगा? ये जो 25 दिसंबर वाली बात आई, ये बहुत परेशान कर देने वाली है। देखिए मैडम, हमें पहले ये जानना होगा कि सरफेस से लेकर के टनल टॉप तक टोटल कितनी वर्टिकल थिकनेस है, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये जानना होगा कि उसमें कितनी थ्रस्ट शीट्स हैं और हर थ्रस्ट शीट में जियोलॉजी जो है हमेशा रिपीट होती है। अगर थ्रस्ट शीट में एक पैकेज होता है सीमेंट रॉक से, सेडिमेंट्री रॉक्स का, कि लाइमस्टोन है, फिर शेल है, फिर सैंडस्टोन है, फिर लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, शेल। हर ड्रिलिंग के पैकेज में ड्रिलिंग का रेट जो है अलग अलग होता है। अगर हमें ये मालूम चलेगा कि और में जो मेजर थ्रस्ट शीट के कितने सबसेट स्मॉल फॉल्ट्स आर ट्रेवर्सिंग थ्रू द टनल, ये सब लोकल जियोलॉजिकल मैप बिना रिपोर्ट देखे मैं यहाँ पर बैठ कर नहीं बता सकता, बट मैं ये जानता हूँ कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट ड्रिलिंग पे आएगा। ड्रिलिंग, वर्टिकल ड्रिलिंग जो ओएनजीसी करती है 3 से 4 किलोमीटर गहराई तक भी करती है, लेकिन 4 किलोमीटर की गहराई तक करने के लिए वो 8.5 इंच लास्ट में होल होता है खाली, जो लास्ट में पहुंचता है, और उसको करने में 4 से 6 महीने लग जाते हैं। तो अगर ये तो कितने 400-500 मीटर का है, 200 मीटर का है, तो कितना चौड़ा होल कर रहे हैं, और ये जो कितने थ्रस्ट शीट जा रही है, क्या वहाँ से कोई वाटर बॉडी तो नहीं क्रॉस कर रही, कोई एक्वाडक्ट तो नहीं क्रॉस कर रहा है। इन चीज़ों को जब तक रिपोर्ट मिले और उस प्रॉपर प्लानिंग के साथ ड्रिलिंग करेंगे तभी सक्सेसफुल होगा। और ड्रिलिंग करने के लिए सभी एक्सेसरीज और सारी प्लानिंग एट वन गो
ये नहीं कि शुरू कर दें और बीच में जाके फिर कॉम्प्लिकेशन फंस जाए, फिर यू गो बैक टू जीरो एंड देन अगेन स्टार्ट द सेम एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन। तो सारी इंटीग्रेटेड प्लानिंग करने के बाद कि अगर इसमें ये कॉम्प्लिकेशन आएगा तो इसका ये सोल्यूशन होगा, इस सोल्यूशन का इंतजाम मेरे जस्ट ऑन माई बैक होना चाहिए रेडी। ऐसा नहीं कि उसके लिए हम 4 दिन वेट करें, नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएगा। तीसरी चीज है कि फॉल्ट जोन के नजदीक होने की वजह से हमेशा दे आर अनकंसोलिडेटेड क्रीपिंग रॉक्स, इनको जैसे ही वाइब्रेशन मिलेगा दे विल अगेन स्टार्ट टू फॉलिंग डाउन वर्टिकली डाउन। इनको स्लोप भी नहीं चाहिए, लैंडस्लाइड भी नहीं चाहिए, तो वर्टिकल ग्राउंड ग्रेविटी से गिर जाएंगे। तो कहने का मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ जियोलॉजी क्या है, रॉक क्या है, बेडिंग प्लेन्स क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, और ये स्टडी के बाद ही प्रॉपर ड्रिलिंग एक्सरसाइज शुरू करना चाहिए। और ड्रिलिंग एक्सरसाइज में भी वी आर इट इज नॉट सिंपल, हम ड्रिलिंग कर देंगे तो बॉटम पहुंच जाएंगे आराम से, इसमें भी कॉम्प्लिकेशन आने की उम्मीद है। और तो अगर क्या रवि जी क्या इस वर्टिकल ड्रिलिंग के शुरू होने के बाद हम ऐसा माने कि ये एक तरीके से दोबारा हम उसी जगह पर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू कर रहे हैं जहां हम 14 दिन पहले थे जब रेस्क्यू शुरू हुआ? क्या ये एक नए तरीके से पूरा नया प्लान होगा या इसमें अब 14 दिनों के किए गए कामों का कोई भी फायदा मिलेगा? अब जो 14 किए गए हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो आप अलग जगह पर पहाड़ी के ऊपर अब ड्रिलिंग मशीन को ले जा रहे हैं। पहले उस ड्रिलिंग मशीन दे आर वेरी हैवी लोडेड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, उनको ले जाने के लिए बहुत बड़े बड़े रास्ते बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, हमने देखा अभी हमारे ब्यूरो चीफ वहीं पर मौजूद हैं, वो दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी, मतलब वो देख ही सकते हैं, आप उनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बहुत बड़ी मशीन है। 40 से 50-100 टन तक का वजन होगा और जिन पर लोड लेने के लिए प्लेन्स चाहिए, वरना ड्रिलिंग रिग भी अगर गिर जाएगी तो अपने आप में डेंजर होगा, अगर वो बराबर नहीं होगा, स्टेबलाइज नहीं होगा। ऐसा ड्रिलिंग करने के लिए हमारे और विभागों में उसके लिए कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाया जाता है उसको स्टेबल रखने के लिए, क्योंकि वो लोड लेगी, उसमें पाइप डाले जाएंगे, उसके ऊपर से जो यानी उसका अपना एक इतना लोड है कि उस चट्टान पर चढ़ा पाना, उस पहाड़ नुमा चीज पर चढ़ा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। यस, ठीक है जपेंद्र जी, आप सुन रहे हैं कितनी चुनौतियां हैं। ये जो प्लान वर्टिकल ड्रिलिंग का है ये नए सिरे से शुरू हो रहा है सर, तो वक्त वाली बात यानी सही लग रही है, 25 दिसंबर वाली बात में यानी सच्चाई नजर आ रही है अब तो मुझे, अगर जैसा रवि जी ने कहा है बिल्कुल ठीक, अगर ऐसा है तो। जियोलॉजिकल टेक्निकलिटीज इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम आशा छोड़ दें। हमारे पास और विकल्प हैं, उन विकल्पों के ऊपर काम हो रहा है। और ये बताइए कि वहां जो टीम काम कर रही है, कौन ये चाहता है कि ये ऑपरेशन लेट हो? हम सब चाहते हैं, वो वहां जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितनी वहां एजेंसियां काम कर रही हैं, सब चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेस हो, सब लोग बाहर निकाले जाएं। इसीलिए सभी टीमें दिन रात काम कर रही हैं। हमारा एक निवेदन है, बहुत छोटा सा निवेदन है कि अगर हम कुछ दिन, हो सकता है कि हम सब लोग कहीं चूक रहे हो, क्यों ना अगर हम थोड़े दिन तक राजनीति से इतर, हम सर ये राजनीतिक चर्चा नहीं है जपेंद्र जी, नहीं, आप मनोवैज्ञानिक के तौर पर आज बैठ जाते सर, गलत बात है, ये राजनीतिक चर्चा नहीं है सर। मैं तो विपक्षों को भी बोल दिया कि कोई राजनीति नहीं होगी, हमारा भी यही मिशन है, आपका भी यही मिशन है, हमारी भी यही उम्मीद है, आपकी भी यही उम्मीद है उसका जवाब दे रहे हैं ना। आज कोई राजनीति, आप भी विपक्षों पर कुछ नहीं कह सकते, मैं विपक्षों को नहीं बोलने दूंगी अगर इस बात पर, तो आपको भी रोकूंगी। लाल जी की बात का जवाब देना चाहा, हमें कहने का हक है कि नहीं है, बताइए। नहीं बिल्कुल है, लेकिन यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहा, ना थपलियाल साहब, ना मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी। हम सब मिलकर मेरे को सुन रहे हो? अपने हाँ, मैं आती हूँ आरपी साहब, आती हूँ। टेक्निकल टीम और एक्सपर्ट्स जो काम कर रहे हैं, जो अपने पूरे तीनों विकल्पों के ऊपर काम हो रहा है, और तीनों विकल्पों के ऊपर सभी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन सक्सेस हो। ठीक है, अब जो भूल चूक हुई वो सब बात की बातें हैं, उसमें क्या होना है, कैसे होना उस पर भी बात करेंगे सर, उस पर भी आएंगे, लेकिन वही है ना कि हमने भी अपनी प्राथमिकता बदल दी है। अब हमारी प्राथमिकता ये नहीं कि कैसे हो गया, उस पर तो हम आपसे बाद में सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं कि वो छोड़ा जाएगा। आपने कहा ना कि लेसन, वो लेसन हमने भी लिया, हम भी पूछेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त ले लेते हैं, पहले ये इंतजार कर ले इन लोगों के बाहर आने का। ठीक है जपेन जी, ठीक है, आते हैं। आरपी साहब कुछ कह रहे हैं, आरपी शुक्ला साहब के पास जाएंगे, चीफ इंजीनियर है, जपेन जी लौटेंगे। आरपी साहब बताइए। मैडम, किसी प्रकार की जो टनलिंग होती है दो तरीके से होती है। हाँ। तो एक टीबीएम मशीन से होती है और दूसरी होती है डीबीएम, मतलब ड्रिल एंड बोरिंग। ड्रिल और बोरिंग मशीन जो करती है वो ब्लास्ट करती है, हाँ। उससे थ्रस्ट पैदा होता है। तो हमारा
जो कहना है कि अब टीबीएम ब्लास्ट वाली मशीन बंद कर दें और टीबीएम मशीन जो कि ओएनजीसी ही यूज करती है, तो उस टीबीएम मशीन से होगा तो उसमें वाइब्रेशन से ज्यादा नहीं आएंगे। परंतु जैसा डॉक्टर मिश्रा ने कहा है, जब तक जियो रॉक्स की स्टडी के जो डिफरेंट स्टेजेस के प्लान्स होते हैं, नक्शे होते हैं, उन नक्शों पे जहां शियर जोन आ रहे हैं या जहां फॉल्ट आ रहे हैं, उनकी पूरी स्टडी नक्शों में दी रहती है। और 1-2 नक्शे नहीं होते मैडम, वो कम से कम 100-150 नक्शे होते हैं जियो टेक्निकल शीट्स की, और उनकी जब तक स्टडी पूरी नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी टेक्निकल ऑफिसर वहां ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाएगा। ठीक है मैडम, ठीक, मेरे को सुन रहे हो? जी एक मिनट, बिल्कुल सभी की आवाज आ रही है। कांग्रेस से है, कुछ कहना चाहती है मंजू जी बिल्कुल बताइए। गरिमा जी, वाकई ये जो 25 दिसंबर से पहले की खुशखबरी ये बोलना चाह रहे हैं, वो खुशखबरी तो नहीं लग रही है। मतलब हमारे रूह कांप जा रहे हैं। पहली बात, लोग कह रहे हैं कि वहां पर मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय बना रखा है। अरे मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय बनाकर वहां से 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश जुटाने का दावा कर रहे हैं और बड़े बड़े पूंजीपतियों को मंजू जी नहीं, मंजू जी गलत चीज है। मैं फिर कहूंगी मंजू जी गलत बात है। मैं देखिए, मुख्यमंत्री रेस्क्यू ऑपरेशन में हाथ से खुद मशीन नहीं चलाएंगे। मुख्यमंत्री प्लानिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री चीजें मुहैया कराएंगे। नहीं, गलत चीज है। आप ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ने बाकी कार्यों से नजर हटा दिया, मुख्यमंत्री उस पर नजर नहीं बनाए। मैं मानती हूँ कि रेस्क्यू के बाद से वो लगातार एक्टिव है और इस मामले में मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। मेरे को भी जोड़ लीजिए एक बार। हमें सफलता मिलने की उम्मीद है। ठीक है मंजू जी, अब पैनल से मैं कहूंगी, शुभम जी की आवाज आ रही है क्या पीछे से? अगर वो है जुड़े हमारे साथ में तो उनको स्क्रीन पर लाइए प्लीज। शुभम गिरी जी महंत हमारे साथ में है। शुभम जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ, मिल रही है। हाँ शुभम जी, हम आपके पास आते हैं। फिलहाल आप स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे। मैं आऊंगी आपके पास। उससे पहले विपिन जी को जोड़ लेंगे। विपिन जी देखिए, राजनीति मत करिए, थोड़े दिन निकल आने दीजिए, फिर इनसे खूब सवाल करिएगा आप। हमें भी आपत्ति नहीं होगी, हम खुद भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भाई किसकी गलती के चलते 41 लोग इतने दिनों तक अंदर फंसे रहे। हम पूछेंगे इनसे सवाल, लेकिन क्योंकि हमने बहुत आस लगा कर रखी हुई है, बहुत इंतजार किया। आप सोचिए उन परिजनों के बारे में जो टकटकी लगाए एक नजर से सुरंग के दरवाजे को देख रहे हैं और सिर्फ एक उम्मीद है कि कब ये निकलेंगे। तो राजनीति से थोड़ा ऊपर चढ़कर इस पर बात करिए कि क्या प्लानिंग में कमी कहीं ना होने पाए। यही सुनिश्चित कराइए कि सरकार आपके सवालों से डरे और कहीं कोई कमी ना रख पाए इस ऑपरेशन को पूरा करने में। इस लिहाज से जवाब दीजिएगा सर। गरिमा जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया कि राजनीति ना करें। तो ये बताइए कि कौन सा शख्स यहाँ पर बैठकर राजनीति कर रहा है? नहीं, मतलब विपक्षी होकर मत सोचिए ना आप। मैंने यहाँ पर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। विपक्षी होकर मत सोचिए, आप प्रदेश की जनता है, इनसे 100 सवाल करिए। अभी थपलियाल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी है, बहुत स्ट्रांग बात करी। उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी नागरिक था। जिस बंदे ने यह हिम्मत दिखाई कि 25 दिसंबर तक आपको खुशखबरी मिल सकती है, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री उसने ये शब्द कहे आज तक? वो आज तक ये पब्लिक को गुमराह करते आए हैं कि 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। सर, ये नेता नहीं कह रहे हैं, रेस्क्यू टीम्स की ओर से बात आती है। ये नेता थोड़ी कहते हैं। हम और आप जपेंद्र जी जवाब थोड़ी दे सकते हैं। उस पर कोई सवाल नहीं है। ठीक है शुभम जी को जोड़ेंगे। विपिन जी ठीक है, यानी आप थपलाज आपकी बात के साथ में। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। शुभम जी, आप बीच में संपर्क आपसे टूट गया था। शुभम जी देखिए, एक तरफ विज्ञान है, एक तरफ धार्मिक आस्था भी है। उत्तराखंड देवताओं की भूमि है। मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था कि बाबा बौखनाथ, स्थानीय जनता का ये कहना है कि अभी बाबा बौखनाथ का प्रकोप था जिसके चलते ऐसा हुआ। हालांकि अब तो पूजा अर्चना हो रही है। उनका आशीर्वाद लेकर खुद जो अमेरिकी साइंटिस्ट यहाँ पर पहुंचे थे, भूवैज्ञानिक पहुंचे थे, उन्होंने अपना काम शुरू किया है। तो अब लग रहा है दुआएं क्या हो रही है उत्तराखंड में, अलग अलग जगहों पर पूजा अर्चना हो रही है इन मजदूरों के लिए कि जल्द से जल्द ये बाहर निकले। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं एक सवाल करता हूँ। उत्तरकाशी वो जनपद है, हमारे सारे साथी बैठे हैं। हाँ। पहले जो वैज्ञानिकों ने बात कही, जो अटल टनल बनी है उसमें भी आज पानी घुसता है। मैं खुद बरसात में मनाली में था तो मैंने अटल टनल में देखा
और हनोगी माता के पास जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पर पहले टनल हनोगी माता से जाते थे कुल्लू मनाली को, आज वो राष्ट्रीय राजमार्ग खत्म हो गया है क्योंकि ऊपर से बाईपास टनल बनाई गई है, क्योंकि वहां पर भी आस्था का प्रतीक है कि सारा बाईपास जो पुराना बाईपास था कुल्लू मनाली का वो खत्म हो गया है। लेकिन उत्तरकाशी वो जनपद है, उत्तर प्रदेश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में उत्तरकाशी जनपद में जो गंगोत्री सीट से जीता है, उसकी सत्ता उत्तर प्रदेश में रही है, उसकी सत्ता उत्तराखंड में रही है, क्योंकि भाजपा के कांग्रेस के दो साथी है, आम आदमी पार्टी के भी साथी है। जो वैज्ञानिकों ने कहा, मैं उनकी बात को सहमत हूं, क्योंकि पहले मिट्टी की जांच की जाए। और बात आई भोखनाथ मंदिर की, हर जगह इन्होंने जहां भी मंदिर मठ हटाए हैं वहां पर प्रलय आई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बात इस चीज की भी केदारनाथ गर्भगृह की जो फोटो है, हम जैसे लोग जाएंगे तो हमारा फोटो नहीं आएगा, केदारनाथ जी का फोटो, गर्भगृह का फोटो, चाहे कोई भी बाबा हो, मैं इसके विषय में नहीं जाता, वहां फोटो आ रहा है। लेकिन ये परंपरा टूट रही है। उत्तराखंड देव भूमि है, देवताओं की भूमि है। गढ़वाल क्षेत्र भूमियाल का क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र नाग देवताओं का क्षेत्र है, और उत्तरकाशी भगवान विश्वनाथ जी का क्षेत्र है। आप देखिए हर्षिल की इतनी सुंदर वादियां हैं, और गंगोत्री धाम है, यमुनोत्री धाम है, दो धाम तो उत्तरकाशी में आते हैं। साथ में उत्तरकाशी में आप एक बात और देखिए कि उत्तरकाशी चाइना से लगा हुआ क्षेत्र है, सीमावर्ती प्रदेश भी, जिला भी है, और उस जिले में विकास तो होना ही चाहिए। लेकिन जो भोखनाथ जी का मंदिर हटाया गया है, क्योंकि नाग देवता वास्तु ठीक है, लोगों की आस्था है और अब आस्था के चलते ही उनकी ओर से इस तरीके की बातें की जा रही है। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि बाबा भोखनाथ के साथ साथ बाबा केदारनाथ और सभी भगवानों का यहाँ पर आशीर्वाद मिले, जिसके चलते ये पूरा ऑपरेशन जो है वो पूरा हो सके। उम्मीद यही है, आस यही है कि ये अब ऑपरेशन पूरा हो और ये लोग खुली हवा में सांस ले सके। तपलाल साहब के पास जाएंगे। तपलाल साहब, एक सवाल ये भी है, देखिए उत्तराखंड बेहद खूबसूरत जगह है और पहाड़ों से घिरी हुई, नदियों से घिरी हुई एक जगह है। भगवान का वास यहाँ पर रहता है, खुद महादेव का वास माना जाता है कैलाश पर, और देवभूमि कहते हैं अब इस जगह को। लेकिन विकास के नाम पर देवभूमि में अलग अलग जगहों पर ड्रिलिंग होना, अलग अलग जगहों पर सुरंगें बनाना, क्या ये ठीक है? इसको भी आप राजनीतिक लिहाज से मत जोड़िएगा, मैं बिल्कुल एक नागरिक होने के नाते आपसे सवाल कर रही हूँ उत्तराखंड के, क्योंकि ये ऑल वेदर रोड का एक बड़ा पार्ट था, ऐसा माना जा रहा है कि ये उसी का ही एक हिस्सा था। ऐसे में कि कहीं ना कहीं ये उसी सब का नुकसान तो नहीं है, क्योंकि प्रकृति को हम अपनी सुविधा के हिसाब से प्राकृतिक चीजों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, पर बाद में वो हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान लेकर आता है ये हम देख पा रहे हैं। देखिए, हमारा हिमालय ये अभी गढ़वाल क्षेत्र कच्चे पहाड़ों से है, सब जानते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इसके बावजूद हम लोग जो जनता है यहाँ पे, हम एक साइड में लगा दिया है सरकारों ने। मैं फिर सरकारों पे आ रहा हूँ, क्योंकि अभी एक प्रस्तावित टनल है जो देहरादून से टिहरी बन रही है, और हम कुछ नहीं बोल सकते। क्या बोले हम? ये तो जो चाह रहे हैं। मेरे को कभी लगता है कि किसी बड़े आदमी के पास ऐसी मशीन आ गई जो ढूंढ रहा है कि कहां ड्रिल करूं, क्योंकि अभी ये 26 किलोमीटर के लिए जो ये 1400 करोड़ यहाँ पे लगाया जा रहा है, ये भी एक तमाशा है। क्योंकि मैं उस समय भी बोल रहा था कि यहाँ ये जो एरिया है, सिलकारा एरिया, इसमें केवल तुम 26 किलोमीटर गेन कर रहे हो ओनली। और कौन विद्वान रहा होगा जिसने 26 किलोमीटर के लिए 1400 करोड़। और दूसरी चीज है कि जो यहाँ पे जिस तरह से विकास की यहाँ पे वो एडवर्टाइज किया जाता है, जैसे लगता है कि उत्तराखंड स्वर्ग बन गया है। लेकिन अभी हमें लगता है कि उत्तराखंड में आज की तारीख में, मैं अगर कोई बड़ी ऑल वेदर रोड, जिसको इन्होंने नाम दिया था ऑल वेदर रोड पहले ही साल में 9 वेदर रोड बनी। और मैं जब श्रीनगर जा रहा था, पहले छोटी छोटे रयाड़ आती थी, और पूरी चट्टानें गिर रही हैं जब से ऑल वेदर रोड बनी है। बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग जगहों पर हमने देखा है कि किस तरीके से विकास के नाम पर खिलवाड़ जो है वो किया गया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं तपलाल साहब। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, माफी चाहती हूँ आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। और देखिए जो आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक है कि देखिए नुकसान प्रकृति को अगर पहुंचाएंगे तो प्रकृति हमारे लिए एक बड़ा बम फोड़ने को तैयार नजर आ रही है, और उसका नतीजा हम देख पा रहे हैं। माफी चाहती हूँ, अपनी चर्चा को हमें यहाँ पर समाप्त करना पड़ रहा है। देखिए उम्मीद जपेंद्र जी हम यही लगाकर बैठे हैं, चाहे हम हो या आप, कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो, लोगों को बाहर निकाला जा सके। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कि मजदूरों के सामने मशीन टूट गई, लेकिन आस नहीं छूटी, और आस अभी भी बरकरार है, उम्मीद अभी भी बरकरार है कि वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जब इसी सुरंग से बाहर मजदूर निकल कर आएंगे। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।